हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है और जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैंने सॉल्व करवाए हैं। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2024 वाला है, यानी अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर में, तो ये वही पेपर है। इसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके साथ ही ऑफलाइन वाले सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ऑनलाइन वाले पेपर बचते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि उनको भी मैं सॉल्व करवा दूं, तो ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में संपन्न होती है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो उनके पेपर भी ज़्यादा हैं ऑनलाइन वाले। तो कुछ पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगी यदि आप लोग चाहेंगे। तो कमेंट कीजिएगा यदि आप लोग ऑनलाइन वाले पेपर भी चाहते हैं कि मैं सॉल्व करवा दूं। तो कुछ पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑनलाइन कैसा पेपर हुआ था, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अब इसमें बताना है कौन से विकल्प इसमें सही है। तो हाथियों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं और हाथियों से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो याद कर लीजिए। क्या क्या याद रखना है आपको? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियां और पत्ते खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं। हाथियों की झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं, ये सही है। कारण है, हाथी 14-15 बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ये भी सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? पहला है, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। दूसरा है, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उनकी चर्चा करना। तीसरा है, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। और चौथा है, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में बताया गया है, खाए आम 12 महीने, यानी कि बच्चों को आम पापड़ की कहानी बताई गई है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी समझ सकें। तो इसमें पूछा गया है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकनों एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। इस लेसन में बताया गया है कि आम जो है ये 12 महीने नहीं आते हैं, तो इन्हें संरक्षण यानी कि इनका संरक्षण करके इन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इसी तरीके की ये कहानी है जिसमें बताया गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है।
अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला है भूमिका निर्वहन, दूसरा है परियोजना, तीसरा है चर्चा करना और चौथा है साक्षात्कार। तो क्या कहा गया है कि मोहन जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है और वह अपनी कक्षा में गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो वह है परियोजना। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है कि वह अपनी कक्षा में गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है, यानी कि परियोजना कार्य दिया जा रहा है बच्चों को, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? पहला है वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में समझने और सोचने का मौका मिलता है। दूसरा है कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा है कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है और चौथा है वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता और विकल्प आप पढ़ते हैं तो लगभग सभी विकल्प सही लग रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका कॉमन नंबर दिया गया था सभी को। जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें इसका कॉमन नंबर दिया गया था, सभी को इसका नंबर मिला था। अब इसमें उपयुक्त कारण नहीं है पूछा गया, लेकिन विकल्प इसमें सभी सही लग रहे हैं। नकारात्मकता से ये प्रश्न संबंधित है, लेकिन विकल्प जो है सकारात्मकता दर्शा रहे हैं, तो इसका इसीलिए कॉमन नंबर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। पहला है सीखने के सूचक, दूसरा है सीखने के उद्देश्य, तीसरा है दक्षता कथन और चौथा है सीखने के प्रतिफल। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सीखने के प्रतिफल। प्रश्न में क्या कहा गया है कि बच्चा कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत यानी बुजुर्गों का वर्णन करता है, तो उपरोक्त कथन सीखने के प्रतिफल है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करता है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है परिवार और मित्र और चौथा है आवास। तो इस पाठ में गौरव जानी की यात्रा के अनुभव बताए गए हैं। तो यह पाठ पूछा गया है कौन से थीम का हिस्सा है, तो ये हिस्सा है आवास का। इसमें घरों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती? पहला है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, दूसरा है तो प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में, तो रचनावादी कक्षा से क्या अभिप्राय है? तो रचनावादी कक्षा का अर्थ है कि एक ऐसा शिक्षण वातावरण जहां छात्र ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने के बजाय सक्रिय रूप से अनुभव और चिंतन के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं।
नहीं होती है पूछा गया था, इसलिए पहला विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? पहला है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। दूसरा है, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। तीसरा है, हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। और चौथा है, नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो शिक्षिका जो हैं बच्चों को खेल खिलाने से पहले क्या करती हैं? बच्चों को नियम बताती हैं। अब नियम क्यों बताती हैं इसके कारण हमें बताने हैं। तो पहला इसमें सही लिखा है कि वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हैं कि खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। दूसरा कह रहा है ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं, ये भी सही है। और हम सभी समाज में इसी प्रकार नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। ए बी सी इसमें सही है, डी इसमें गलत है क्योंकि डी कह रहा है कि नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, ये गलत है। ए बी सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोगों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में पता होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से समय के साथ पुनः प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य, हवा, पानी। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सीमित मात्रा में हैं और एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और पारंपरिक स्रोत वे हैं जिसका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो ए तो इसमें सही लिखा हुआ है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सही है। लेकिन पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, यानी कि पुनः पूर्ति किए जाते, ये गलत है। तो इसमें ए सही, आर गलत, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी कह रहा है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थीं। तो इसमें कथन ए तो सही लिखा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। लेकिन कथन बी कहता है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। ये गलत है क्योंकि इसमें 2007 लिखा हुआ है जबकि उनकी मृत्यु 2003 में ही हो गई थी। तो कथन बी इसमें गलत है। ए सही परंतु बी गलत, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पहला है, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। दूसरा है, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव।
तीसरा है किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, और चौथा है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो एक छात्र के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है जो समय के साथ उसकी प्रगति, कौशल और उपलब्धियों को दर्शाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन क्या है? जिन बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो चांगपा जो है खास तरह की बकरियां पालते हैं। चांगपा कौन है? तो सबसे पहले चांगपा के बारे में जान लीजिए। तो चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं, और यही लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगे। इस बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं, और एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, और ये शॉल बहुत पतले होते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अगला प्रश्न है कथन 1 एवं 2 को ध्यान से पढ़ें। कथन 1 है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 है, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो जिन बच्चों को एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी इसे कहते हैं, तो इसके कारण बच्चों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो पहला कथन सही लिखा हुआ है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, यानी कि उनका विकास सही तरीके से नहीं होता, और उनमें फुर्ती भी कम होती है, यानी कि उनका शरीर आलस में रहता है। और कथन 2 कह रहा है कि एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, ये भी सही है। एनीमिया जब किसी को हो जाता है तो डॉक्टर उसे आयरन वाली चीजें खाने की सलाह देते हैं, जैसे आंवला है, पालक है, गुड़ है, तो इन सब चीजों की खाने की सलाह दी जाती है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दोनों ही कथन इसमें सही लिखे हुए हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। इसमें आपको सही मिलान चुनना है जो सही लिखा हुआ है। पहला लिखा है लावड़ी तमिलनाडु, दूसरा है भरतनाट्यम उड़ीसा, तीसरा है कथक कर्नाटक, और चौथा है बिहू असम। तो बिहू का संबंध असम से है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प क्यों गलत है ये जान लीजिए। लावड़ी जो है ये तमिलनाडु का नृत्य नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसमें कर्नाटक लिखा हुआ है, और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है और इसमें उड़ीसा लिखा हुआ है। तो ये क्यों गलत थे ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहला विकल्प लिखा है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, दूसरा है क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, तीसरा है क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए, और चौथा है क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो आगे के दांत हैं ये घास काटने के लिए हैं, और जो पीछे के दांत हैं ये घास चबाने के लिए हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है?
पहला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दूसरा है बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और चौथा है किस्से और कहानियां समाज को पसंद हैं, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। तो पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं। तो शिक्षा तो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, हमें बच्चे के अनुसार पढ़ाना है। और इसमें लिखा है कि शिक्षक के किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो पहला तो इसमें गलत हो गया। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, ये सही है। और बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है किस्से और कहानियां समाज को पसंद हैं। तो समाज से क्या मतलब है, यहाँ शिक्षार्थियों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के ऊपर निर्भर करना चाहिए बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। और इसमें लिखा है कि समाज को पसंद है, इसलिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ये गलत हो गया। बी और सी इसमें सही है, यानी कि आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चे किस्से और कहानियों में रुचि भी लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनको रोचक भी लगता है, तो इसीलिए किस्से और कहानियों को शामिल किया गया है। बी और सी इसमें सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? सही उत्तर चुनें। पहला है 4 घंटे, दूसरा है 5 घंटे, तीसरा है 2 घंटे और चौथा है 3 घंटे। तो ये जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक कहानी शामिल की गई है और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी का नाम है खिड़की वाला पेट। ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। तो जब मैं आपको नोट्स बनाकर पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। चलिए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में 2 घंटे का समय लेता है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह है। पहला है समुद्र के पानी का ना उच्च घनत्व ना निम्न घनत्व, दूसरा है समुद्र के पानी की मात्रा, तीसरा है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व और चौथा है समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसका कारण है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मृत सागर है इसमें लवण की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है और इसी कारण इसमें यदि कोई व्यक्ति तैरना ना भी जानता हो तो भी वह नहीं डूबता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व बहुत अधिक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? पहला है स्टील, आयरन, जिंक, दूसरा है टिन, लिथियम, सोडियम, तीसरा है सोडियम, ब्रास, पोटेशियम और चौथा है ब्रांज, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो केवल तत्वों से बना है। दूसरा विकल्प टिन, लिथियम, सोडियम। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? पहला विकल्प है अवलोकन सूची, दूसरा है उपाख्यानात्मक अभिलेख, तीसरा है रेटिंग स्केल और चौथा है पोर्टफोलियो। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है, कुछ बच्चों के गतिविधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है और एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। तो
कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो वह है उपाख्यानात्मक अभिलेख। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन सबके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको पता ही होगा यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। पहला है बसंत गौरी, शक्करखोरा, दूसरा है दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, तीसरा है कलचिड़ी और वीवर, और चौथा है शक्करखोरा और दर्जन चिड़ी। प्रश्न में पूछा गया है कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, तो ये दो भारतीय पक्षी हैं। तो शक्करखोरा जो है ये झाड़ी या छोटे वृक्ष की डाल पर अपना घोंसला बनाता है और ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लेकिन बसंत गौरी लटकता हुआ नहीं बनाती। तो पहला विकल्प इसमें उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बसंत गौरी जो है पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। तो पहला इसमें गलत हो गया, क्योंकि दोनों जो लिखे हुए हैं सही नहीं है। दूसरा कह रहा है दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी। तो दर्जन चिड़िया लटकता हुआ घोंसला बनाती है, लेकिन ये पत्तों को आपस में सिल लेती है और थैली जैसी बना लेती है और उसी में अंडे रखती है। तो लटकता हुआ तो इसका भी घोंसला होता है, लेकिन ये पत्तों को सिलकर बनाती है। और जो कलचिड़ी है यह पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा लिखा है कलचिड़ी और वीवर पक्षी। तो कलचिड़ी के बारे में अभी बताया ही है। वीवर पक्षी किसी पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लालटेन की तरीके से इसका घोंसला होता है। और वीवर पक्षी जो नर पक्षी होता है ये कई घोंसले बनाता है, मादा उसमें से पसंद करती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। लेकिन कलचिड़ी लटकता हुआ नहीं बनाती, तो ये गलत हो गया। और चौथा कह रहा है शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। शक्करखोरा का घोंसला भी लटकता हुआ होता है और दर्जन चिड़िया का भी घोंसला लटकता हुआ ही होता है। तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कथन बी है कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दोनों ए और बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या भी है। ठंड के समय में आपको छिपकलियां नहीं दिखाई देती होंगी, क्योंकि यह गहरी निद्रा में चली जाती हैं, और गर्मियों में ये फिर से निकल आती हैं, क्योंकि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहते हैं। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। पहला है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है। दूसरा है गतिविधि बच्चों की सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और चौथा है गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत गलतियां करते हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त उद्देश्य बताना है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं, कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? पहला है शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। दूसरा है प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। तीसरा है प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। और चौथा है शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो जो सबसे उपयुक्त है वह हमें बताना है। ए इसमें शामिल नहीं होगा।
बी में लिखा है प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दें। ये सही है। प्रत्येक बच्चे को कल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। ये भी सही है। और डी तो गलत ही है। बी सी सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आज अब भारत में 10 AM यानी कि सुबह के 10 बज रहे हैं। आज ही फिल करना है में लगभग मध्याह्न होगा। पहला है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है लंदन और चौथा है कराची। तो मध्याह्न का समय होगा सिंगापुर में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। पहला है बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। दूसरा है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। तीसरा है बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। और चौथा है बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। तो पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में पहले ही कह दिया गया है बाल केंद्रित कक्षा है, तो सबसे कम कौन सी क्रिया होती दिखाई देगी। तो इस प्रश्न में जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते दिखाई देंगे। ये आपको सबसे कम दिखाई देगा कक्षा में। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो दूरी हमें दे दी गई है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1776 किलोमीटर। और ट्रेन ने समय कितना लिया है, समय की गणना हम कर लेंगे। 30 जनवरी को चली है और 31 जनवरी को पहुंची है। जितने बजे चली थी उतने ही बजे पहुंच गई है ट्रेन, यानी कि इसने कुल 24 घंटे का समय लिया है। तो 1776 में 24 से भाग दे देंगे, हमें मिल जाएगा 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। कारण है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पर्यावरण अध्ययन में थीम को शामिल किया गया है। 6 थीम हैं। कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिए। पहली है परिवार और दोस्त। इसमें 4 उपविषय शामिल किए गए हैं, यानी उप थीम है। कौन कौन सी हैं, संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधे। तो ये इसके उपविषय हैं परिवार और दोस्त के, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी जो थीम है यानी दूसरा विषय है भोजन, तीसरा है घर, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठवां है वह वस्तुएं जिन्हें हम बनाते हैं और वह काम जिसे हम करते हैं। तो साथ में आपको ये सब भी याद रखना है। अब इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर दिसंबर 2024 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके साथ ही सभी ऑफलाइन वाले पेपर कंप्लीट होते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने PYQ की सीरीज शुरू की थी और मैंने कहा था कि ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं एक भी पेपर मैं नहीं छोड़ूंगी, सभी पेपर के EVS के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी और मैंने करवा दिए हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार की SST की सीरीज भी चल रही है पेपर 2 के लिए। तो यदि आप पेपर 2 भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट SST है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।